ठीक है, तो इसमें पूरे डायमेंशंस बहुत अच्छे से कवर किए हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा, पूरा डेटा बहुत अच्छा है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं लिखवा दूंगी, है ना, या वही फाइल में दे दूंगी। हाँ, सबसे पहले जो एक, मतलब वही अपन सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं कि अपन इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, है ना, क्या क्या अपन को कवर करना है। तो सबसे पहले पॉवर्टी में अपन को यही देखना है कि पॉवर्टी है क्या, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पॉवर्टी। 3 का मार्कर में बस लिखा आ गया पहला इक्वेशन इकोनॉमी के पेपर में पॉवर्टी, दिमाग ही नहीं चलेगा कि क्या है, कुछ भी लिख के आओगे अपनी मर्जी से, है ना। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है गरीबी की वो क्या है, और हम किसी ना किसी अच्छी ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, जैसे कि नीति आयोग क्या कहता है या वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट क्या है पॉवर्टी का, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ इंडेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखेंगे अपन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई जिसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कमिटीज, है ना, टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया। कौन कौन सी कमिटीज जो है वो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी के लिए अपॉइंट हुई है। प्लस हम यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब सम परसेंटेजेस, ठीक है, कि भाई इतने परसेंट पुअर है, इतने परसेंट रूरल पुअर है, इतने परसेंट अर्बन पुअर है, ये सारी चीजें क्लियर। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको आंसर्स में हाईलाइट करने में हेल्प करेंगे, इनिशिएटिव्स, किसके लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ठीक है, गरीबी हटाओ के लिए। ठीक है, फिर इसी से एक जो बनता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया इन दीज प्रोग्राम्स, challenges in India, है ना, in the way of poverty elevation। ठीक है, फिर फाइनली some suggestions। ये अपना पूरा क्रक्स रहेगा, ठीक है। टाइप्स, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स, कमिटीज, स्टैटिस्टिकल डेटा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाट आर द चैलेंजेस इन द वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। हाँ, एक और लिखो, बीच में रह गया वो, व्हाट आर द रीजंस और कॉजेज बिहाइंड पॉवर्टी, व्हाट आर द रीजंस और कॉजेज बिहाइंड पॉवर्टी इन इंडिया, क्यों हम गरीब हैं। ठीक है। कुछ चीजें इसमें फालतू दी हैं वो हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसमें से जो सिलेक्टिव चीजें मैं बता रही हूँ, अभी लिखना हो जिसको वो लिख सकता है, बाकी जो चीजें जो पॉइंट्स मैं बताऊंगी उनको मैं कॉपी पेस्ट करके फाइल में दे भी दूंगी, पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे बस हम अभी हम एक बार देख रहे हैं, फिर मैं अपनी वाली फाइल जो है वो क्रिएट कर दूंगी, दोनों की देना है ना। अभी एक और उसकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो, हाँ उसकी पीडीएफ की नहीं दी है ना मैंने अभी फाइल, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं किया है, हाँ यही है, ठीक है, ये वाली भी दे दूंगी मैं आज। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी मेनली एक सोशल फिनोमिनन है ना। सोशल फिनोमिनन मतलब कि भाई ये एक पर्टिकुलर ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सोशल फिनोमिनन है, बट वो एक प्रैक्टिकल फिनोमिनन भी है। यू कैन सी अ पर्सन अनएम्प्लॉयड ऑन अ सिंगल बेस दैट ही इज नॉट हैविंग एनी जॉब और एनी इनकम, है ना, जैसे अभी हम सब हैं।
लेकिन पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है या जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सोशल फिनोमिनन या फिलोसॉफिकल चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया और वो जो है उसके नीचे इंसान पुअर है और उसके ऊपर इंसान जो है वो नॉन पुअर है, ठीक है। तो लेकिन इसका एक्चुअल जो एक सिंगल लाइनर है वो ये है, व्हेन अ पर्सन और व्हेन अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज अनेबल टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, है ना। नाउ दिस टर्म बेसिक नीड्स इज ऑल्सो अ वेग कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज जो है वो रीजन टू रीजन, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। जैसे रूरल एरियाज में बेसिक नेसेसिटीज अलग होंगी और अर्बन एरियाज में बेसिक नेसेसिटीज अलग होंगी, है ना। अर्बन एरियाज में भी आप जाओगे तो एक स्मॉल टाउन नेसेसिटीज अलग होंगी और एक मेट्रो सिटी की नेसेसिटीज अलग होंगी, है ना। तो वही है बेसिक नेसेसिटीज, ये सारा पूरा एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन पॉवर्टी को अगर आप डिफाइन करोगे तो यू विल टेल दैट इट इज अ सोशल फिनोमेना वेयर a certain section of society or an individual is unable to fulfill the basic necessities of life, ठीक है। फिर इसके बाद पॉवर्टी जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द लेवल या डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन और एक मासिव जो नंबर है ना, न्यूमेरिकल जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मास पॉवर्टी और जनरल पॉवर्टी में भी अपन इसको डिवाइड करते हैं। द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एग्जिबिट इनवेरिएबली द एग्जिस्टेंस ऑफ मास प्रॉपर्टी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग और अनेबल टू मीट इट्स बेसिक नेसेसिटीज। अब थर्ड वर्ल्ड क्या होता है, किसी को पता है जियोपॉलिटिकल टर्म थर्ड वर्ल्ड क्या है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, कंट्री के बाद भी मतलब उससे भी लो ग्रेड पे जो कंट्रीज हैं इकोनॉमिक बेस पे, वो थर्ड वर्ल्ड। हाँ, मतलब ये जो टर्म है एक्चुअल में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो आया कब था अपना, वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। वर्ल्ड वॉर जो है उसके बाद एक तरीके से यूरोपियन नेशंस और पर्टिकुलरली अमेरिका इनमें एक कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा था, है ना, प्रॉक्सी वॉर कि ये सब। तो इसके अलावा जो कोल्ड वॉर में कंट्रीज इन्वॉल्व थी दे वर मच डेवलप्ड नेशंस। तो ऐसी सभी कंट्रीज जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई या जो डेवलपिंग नेशंस थे उनको अपन थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। इसमें ज्यादातर कंट्रीज किस किस कॉन्टिनेंट की आएंगी थर्ड वर्ल्ड में? अफ्रीका, सबसे मेन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ है ना। अमेरिका। हाँ, अफ्रीका सबसे गरीब वैसी कॉन्टिनेंट ही गरीबों का है वो, क्योंकि वहां पे मासिव पॉवर्टी पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद अपना एशिया आता है, ठीक है। तो ये मेजरली कंट्रीज जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं एंड दे एग्जिबिट मास पॉवर्टी। ऐसा नहीं है कि यूएसए में पॉवर्टी नहीं है या यूके में पॉवर्टी नहीं है ना, लेकिन वहां पे मास पॉवर्टी या मासिव पॉवर्टी नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये दी हुई है यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की। A human condition characterized by the sustained or chronic deprivation of the resources, capabilities, choices, security and power necessary for the enjoyment of an adequate standard of living and other civil, cultural, economic, political, social rights। ये यूएन एचआरसी की पॉवर्टी की डेफिनेशन है ना। और एक और है वर्ल्ड बैंक की, वो मैं लिख दूंगी। वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है पॉवर्टी की, लेकिन उनकी सिंपल डेफिनेशन है वही जो अपन ने इसमें पढ़ी, है ना। उनकी डेफिनेशन जो है वो बेसिक नेसेसिटीज को ही लेके है, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना डायमेंशन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पॉवर्टी है क्या। समझ में आ गया ये वाला क्राइटेरिया कि भाई डिफाइन। तो इसमें आप दो ही डेफिनेशन याद रखोगे, एक वर्ल्ड बैंक की और एक ये यूएनएच आरसी की। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बार बार इसको रीड करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी, है ना। एक मिनट रुकना। फिर ये है कुछ परसेप्ट्स हैं पॉवर्टी को डिफाइन करने के, ये अपने कुछ काम के नहीं है ना। इसमें वही है मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल यानी लिविंग स्टैंडर्ड, एक पर्सन कितनी मनी जो है उसको जरूरत होती है
और कंपैरेटिव स्टेट में तो ये अपन उसमें पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, तो ये वाला पोर्शन अपन को जरूरत नहीं है, ये आएगा भी नहीं कभी। टाइप्स इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी के, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। तो नाम से बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होगा कि एक कुछ डिसाइसिव क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले लोग विल नॉट बी पुअर एंड उस क्राइटेरिया को फुलफिल ना करने वाले विल बी पुअर। समझ गए? समझ में आया? एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड, ये मैंने एक क्राइटेरिया ड्रॉ कर दिया, अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर लेते हो तो यू आर नॉन पुअर, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो यू आर पुअर, है ना। तो इससे समझ में आ रहा है कि इंडिया में कैसी पॉवर्टी होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है, बीपीएल। बीपीएल क्राइटेरिया नहीं है, बीपीएल तो कैटेगरी है, हमारा क्राइटेरिया है पॉवर्टी लाइन, है ना। क्राइटेरिया का नाम है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन वो क्राइटेरिया है कि अगर आप उसकी डिमांड्स को या जो वहां पे वो स्टैंडर्ड सेट किए उनको फुलफिल करते हो तो आप एपीएल आ जाओगे, और नहीं कर पाते हो तो बीपीएल आ जाओगे। तो वो क्राइटेरिया जो है वो है पॉवर्टी लाइन, दैट इज अ इमेजिनरी लाइन। तो इसमें कुछ मिनिमम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो रखी जाती हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, बटर, एक रहने के लिए छत, इस टाइप से कुछ फिजिकल क्राइटेरियाज रखे जाते हैं, क्वांटिटीज रखी जाती हैं जो आपकी एक सबसिस्टेंस लेवल या एक बेसिक एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, और उनको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करा जाता है, प्राइस कोटेशन, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर घर जाके ये सब चीज़ें देखेंगे, वो इनका एक मार्केट प्राइस देखेंगे कि भाई इसकी ये मार्केट वैल्यू है, और उतना आपको मॉनेटरी वैल्यूज में जो आपकी डोमेस्टिक करेंसी है उसमें कन्वर्ट कर देंगे, फिर बोलेंगे इतने रुपए अगर पर कैपिटा हाउस होल्ड आप एक्सपेंडिचर में जो है वो खर्च करते हो या इनकम है आपकी, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन पुअर, और अगर वो फुलफिल नहीं करते तो वो पुअर में है। तो सबसे पहली बार ये फिजिकल क्वांटिटीज का डेटा जब हमारे यहाँ आया था तो हमारे यहाँ ये कंजम्पशन बेस पे आया था, ना कि एक्सपेंडिचर बेस पे, है ना। मतलब अगर आप 2400 कैलोरीज पर कैपिटा रूरल एरियाज में और 2100 कैलोरीज पर कैपिटा अर्बन एरियाज में कंज्यूम करते हो, पर कैपिटा का मतलब तो समझ गए ना, क्या होगा पर कैपिटा का मतलब घर में, पर्सन। हाँ घर में जितने भी लोग हैं उनके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि ये टोटल इतनी, तो पर पर्सन के हिसाब से। तो इतनी कैलोरीज करने के लिए आप क्या करोगे, इतनी कैलोरीज आप कब कंज्यूम करोगे, जब आप उसकी मॉनेटरी वैल्यू खर्च करोगे, है ना। तो ये कैसा मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर प्लस कंजम्पशन बेस, इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसके बिलो एक 2400 कैलोरीज अगर हर इंडिविजुअल को एक घर में नहीं मिल रही है तो दे विल बी कंसिडर्ड एज बीपीएल फैमिली, ठीक है। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी बहुत मतलब वैसा कॉन्सेप्ट है जो कोई डेवलप्ड कंट्रीज में ही जाएगा, यहाँ पे ये रिलेटिव पॉवर्टी तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी, है ना, क्योंकि हमेशा देयर विल बी पीपल विद लोअर इनकम, है ना, देन दोज हु आर रिसीविंग हायर इनकम, ठीक है। तो ये एक रिलेटिव पॉवर्टी जो है उसका मतलब ये है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन में अलग अलग फ्रैक्शंस में अलग अलग ग्रुप में उसका कंपैरिजन होना, है ना, ठीक है। तो ये तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी रिलेटिव पॉवर्टी। क्या रिलेटिव पॉवर्टी कभी खत्म हो सकती है, क्या कोई ऐसा देश आपको पता है जिसमें हर एक इंडिविजुअल की इनकम सेम है, नहीं हो सकती, ठीक है। तो रिलेटिव पॉवर्टी विल एग्जिस्ट एवरीवेयर, है ना, इसीलिए ये डेवलपिंग नेशन में तो बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां तो फिर इनकम गैप जो होगा वो बहुत ज्यादा है। ये ऐसी कंट्रीज में ठीक है जहां पे इनकम गैप जो है वो ज्यादा नहीं होता, कम होता है ना, ठीक है। तो इट इज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी विद विच वी आर कंसर्न व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ये याद रखना। इन इंडिया इट विल ऑलवेज बी अबाउट, डिस्कशन विल बी अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। फिर थोड़ा सा ये इसमें दिया भी हुआ है आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। इट रेफर्स टू द poverty of people relative to other people, while it talks about the total number of people living below the poverty line, है ना।
विद इन इंडिया रिलेटिव पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। ये सिर्फ कैलकुलेट की जाएगी डेवलप्ड एरियाज में या मेट्रो या अर्बन एरियाज में, लेकिन इन जनरल एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमारे यहाँ चलती है विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन। ठीक है, India is relatively one of the poorest countries of the world as its per capita income is less than $1 per day। मेजोरिटी क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो मास पॉवर्टी भी है, बट इस डेटा के अकॉर्डिंग इन इंडिया 29.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर। ठीक है, तो हमारे यहाँ मेन डेटा जो है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे ही कैलकुलेट होता है। फिर एक लॉ है एंजल्स लॉ, ये आपको याद रखना है। ये जो है वो बताता है कंजम्पशन ऑफ फूड का रिलेशन। इसमें क्या होगा, जैसे एंजल्स लॉ में बताएंगे, एज द इनकम ऑफ अ फैमिली इंक्रीजेज देन द डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज एट अ स्लोअर रेट। ठीक है, रेट की बात चल रही है यहाँ पे, रेट, समझ गए। ऐसा नहीं है, जैसे ऑब्वियस बात है आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप पिज्जा खाओगे। ठीक है, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप टिक्की पियोगे, चाट खाओगे, तो वो वाली बात अलग है। ये नहीं बोल रहा वो कि स्लोअर रेट मतलब कि भाई आपकी इनकम बढ़ गई तो आपको पिज्जा की भूख कम लगने लगेगी, वो नहीं, ये रेट की बात कर रहा है ना। रेट मतलब ये है कि जब एक पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसका फूड पे होने वाला एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम हो जाता है, परसेंटेज वाइज या रेट वाइज, है ना। जैसे कि सपोज मेरी सैलरी 20,000 है और हम 5 लोग घर में हैं और मेरा ग्रोसरी पे खर्चा जो है वो 5,000 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना परसेंट हो गया, 25%, है ना। अब सपोज मेरी इनकम बढ़ेगी, अब इनकम ऐसा तो नहीं है 2,000 से बढ़ के 20,000 से बढ़ के 21,000 होगी, है ना, ऐसी की बात नहीं चल रही है। मतलब 20,000 से मान के चलो कि मेरी अब 30,000 हो गई, तो क्या मेरा ग्रोसरी का खर्चा 25% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना बढ़ेगा, 5500 हो जाएगा, प्लस मेरा अदर फूड पार्टिकल्स में एक्सपेंडिचर जो है वो 1,000 रुपए महीने बढ़ जाएगा, कि चलो मंथ में एक आध बार खाते हैं ना अपन ऐसी चीजें। ठीक है, तो जिस परसेंटेज में एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम बढ़ती है, ठीक है, उस तरीके से उसका एक्सपेंडिचर जो है बेसिक आर्टिकल्स में, स्पेशली फूड आर्टिकल्स में, वो नहीं बढ़ता, है ना। जैसे कि हम अपना 50% अगर खर्च कर देते हैं सिर्फ फूड प्रोडक्ट, ग्रोसरी और इन सब में, क्या अंबानी अपनी इनकम का 50% खर्च करता होगा इन सब चीजों में, या सुंदर पिचाई करते होंगे करोड़ों में, है ना। तो वही बात है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आपका फूड आर्टिकल्स पे एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेट वाइज, परसेंटेज वाइज क्या हो जाता है, कम। समझ गए हम, ठीक है। इसीलिए गरीब क्यों और गरीब रह जाता है, क्योंकि वो उनका ज्यादा से ज्यादा उनका खर्चा जो है वो इन आर्टिकल्स पे ज्यादा हो जाता है, तो वो परसेंटेज की बात कर रहा है ना। ये है ना, तो ये हमें ये नहीं देखना। एब्सोल्यूट फूड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट मतलब कि ऑब्वियस बात है जब आपकी इनकम कम थी तो आप महंगी चीजें ज्यादा नहीं खाते थे, फिर धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप महंगी चीजों पे एक्सपेंड करोगे, लेकिन एक टाइम के बाद ये लीनियर हो जाएगा, है ना। कि भैया ऐसा नहीं है कि आप एक सुंदर पिचाई की सैलरी जो है वो करोड़ों में है तो वो धड़ धड़ पिज्जा ही खाते रहते हैं और अपन तो महंगी महंगी चीजें खाएंगे, या मैं तो लाखों की चीजें खाऊंगा, और मैं ये वाली, वो जो आता रहता है ना, कभी कभी देखा होगा मीम वगैरह पे, वो कौन है वो, नीता अंबानी, बोले 2 लाख रुपए की चाय पीती हैं और ये और वो, हाँ जबरन की बात है, ठीक है। तो वो इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो रिलेटिव प्रपोर्शन आपका हमेशा कम होता है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, मतलब आप जो बेसिक आइटम्स जो ग्रोसरी वगैरह कंज्यूम करते हो वो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज एंजल्स लॉ। एग्जैक्ट डेफिनेशन उसकी यही है, इट स्टेट्स दैट परसेंटेज ऑफ इनकम अलोकेटेड फॉर फूड परचेजेस डिक्रीजेस एज अ पर्सन्स इनकम राइजेस। ठीक है, लग्जरी गुड्स पे हम फिर भी खर्च करते हैं, महंगे होटल में खाना खाना और ये सब। अभी बात चल रही है बेसिक फूड परचेज की।
फिर उसके बाद ये वाली एक जनरल चीज है, ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, क्रोनिक पुअर, चर्निंग पुअर, ओकेजनली पुअर, है ना। तो ये जनरल टर्म्स है, ये कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप वैसे भी समझ जाओगे, ये पॉवर्टी लाइन है, इसके इधर नॉन पुअर है, इसके इधर पुअर है। पुअर में भी कुछ होते हैं पुअर जो कभी भी इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वेरी पुअर को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और एब्सोल्यूट पुअर जो है वो ऐसी कंडीशन में है जो बिना किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के या बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। एक बार इसको रीड करो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, पानी पी के, है ना। इसको रीड करो, मैं पूछूंगी तुम लोगों से कि क्या क्या मीनिंग है। पढ़ लिया। चलो मनीषा बताओ, यूजुअली पुअर का मतलब क्या है। मैम ऐसे पुअर जो क्या कहते हैं समटाइम्स उनके पास मतलब पैसे रहते हैं, जैसे कैजुअल जो वर्कर्स होते हैं, डेली लेबर वर्कर, हम्म। उनके पास पैसे आते हैं कुछ समय के लिए, वो खर्च हो जाते हैं तो गरीब ही रहते हैं। हाँ मतलब इसमें ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग आएंगे या डेली वेजेस पे डिपेंडेंट लोग, है ना, हाँ, डेली या वेज। सीजनल वर्कर। ठीक है, परिता बताओ, क्रोनिक पुअर। वैसे तो ये तो नाम से ही क्लियर है। मैम जो पुअर ही है या जो कॉम्बिनेशन को क्रोनिक पुअर कह रहे हैं, जो हमेशा पुअर ही है या फिर किसी दिन मिल गया तो ठीक है, वरना ये पुअर कैटेगरी में ही आ रहा है। हाँ मतलब हमेशा पुअर तो है ही, या फिर कभी कभी जो नॉन पुअर हो जाते हैं, या कभी कभी उन पे बेसिक इनकम रिसोर्सेज आ जाते हैं, दोनों को मिला के अपन क्रोनिक पुअर बोल रहे हैं। क्रोनिक का मतलब क्या है कि एट मेजोरिटी ऑफ द टाइम और पर्टिकुलर टाइम पे वो पुअर ही है ना। बहुत कम टाइम में नॉन पुअर में यूजुअली पुअर वाले कभी कभी आ जाते हैं, है ना। और ओकेजनली और यूजुअली में क्या डिफरेंस है, यूजुअली वालों का गुड लक है,
कि कभी कभी उन पे ज्यादा पैसे आ गए, है ना। जैसे सीजन पे मंडी चलती है ना, ये गल्ला मंडी वगैरह। तो सीजन में आप देखोगे कि जो डेली वेजेस वाले, जैसे जो 400-500 रुपए कमा रहे हैं, उन पे कभी कभी दिन भर में 2-2 हज़ार रुपए आ जाते हैं, है ना। तो ऐसी वाली चीज है। तो लेकिन ओकेजनली पुअर का मतलब है कि दे आर हैविंग अ पैच ऑफ बैड लक, कि भाई एकदम से ऑलमोस्ट टाइम पे वो रिच हैं, लेकिन बैड लक की वजह से वो कभी कभी सिचुएशन में सफर करते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि ये गुड लक की वजह से कभी कभी रिच हो जाते हैं और ये बैड लक की वजह से कभी कभी पुअर हो जाते हैं। तो दीज आर ओकेजनली पुअर, है ना। जैसे सीजन की मार समझ लो, है ना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई पर्टिकुलरली अभी, ये तो इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। कोई एक ऐसा वर्कर है जिसका काम सीजनल है, जैसे सीजनल में कौन आ जाएगा, मान लो फ्रूट सेलर है कोई, है ना। तो जनरली, या बनाना सेलर है, तो लोग जनरली ठंडों में बनाना क्या करेंगे, अवॉइड करते हैं, है ना, कि भाई खांसी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इस टाइप से बैड लक या सिचुएशंस की वजह से सबसे खतरनाक पुअर इनमें से कौन से वाले हैं? क्रोनिक। क्रोनिक पुअर, है ना, या Chronic। क्रोनिक पॉवर्टी, क्योंकि दिस रिजल्ट्स इनटू एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया, है ना। और चर्निंग पुअर, पलक। मैम ऐसे फॉर्मर, सॉरी, ऐसे पुअर जो मतलब पॉवर्टी लाइन से ऊपर भी हो जाते हैं और नीचे भी हो जाते हाँ, हैं। मतलब ये वाले लोग हैं, है ना, हर वक्त कभी इधर आ रहे हैं कभी इधर। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो फार्मर्स ही आते हैं, है ना, क्योंकि वो पूरे के पूरे Farmers। टोटली मॉनसून डिपेंडेंट है। तो जिस बार जो है वो मॉनसून अच्छा तो वो रिच, और जिस बार नहीं तो वो पुअर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये बिल्कुल बकवास कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बकवास चीज़ है, कभी नहीं आती। अब आता है नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो जो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी है वो इन जनरल हमारे यहाँ पे कैलोरी बेस्ड पहले चलता था, ठीक है। तो इसमें एस्टिमेशन में यही है कि व्हेन अ नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, इट इज नोन एज हेड काउंट रेशियो, है ना। रेशियो मतलब एक्चुअल में रेशियो ये है जो परसेंटेज पे भी, ये पूरा इसका कैलकुलेशन है जो हमें आता नहीं है, लेकिन आप ये फॉर्मूला याद रख भी सकते हो। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ पुअर एस्टिमेटेड एज द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे ये बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे इतना ही जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो, और उसका प्रोपोर्शनेट या हेड काउंट जो इंडेक्स है या रेशियो निकाला जाता है विद द टोटल पॉपुलेशन, है ना। ये एन मतलब यहाँ पे है टोटल पॉपुलेशन, उसका इंडेक्सेस कैलकुलेट किया जाएगा पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन से, ठीक है। ये यहाँ पे जो जेड बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पॉवर्टी लाइन को, मतलब ये इसका जो डेटा पूरा पॉवर्टी लाइन का आएगा वो एन क्यू जो है ये वो है पुअर, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे बीपीएल पीपल, और एन जो है वो टोटल, है ना। तो ये अपन को वही जो स्टैटिस्टिकल डेटा वगैरह जो अपने आते हैं, अपना ये यूनिट 7 का पार्ट भी है मैथ्स में, है ना। अभी तक ये आया नहीं है, लेकिन हालांकि अभी भी नहीं आएगा, मैं ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है। तो जो भी रेशियो वगैरह निकाले जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, मोर्टेलिटी, ये सब इन्हीं बेसिस पे निकाले जाते हैं। तो हेड काउंट रेशियो आपको सिंपली याद रखना है दैट इट इज अ रेशियो ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन या लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन विद द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो दैट इज नोन एज हेड काउंट रेशियो। तो हेड काउंट रेशियो से अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब ये फिर इसका परसेंटेज में जब निकाल देंगे तो तब निकालते हैं वो जो अभी अपन ने ऊपर डेटा पढ़ा था कि भाई इतने लोग जो है वो, क्या लिखा है, नेशनल पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो एट नेशनल पॉवर्टी लाइन लास्ट रिपोर्टेड इज दिस। इसका 100 से मल्टीप्लाई करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। हमारे यहाँ रेशियो प्रपोर्शन में डेटा नहीं आता, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये मेनली आपको बताता है कि पॉवर्टी लाइन के बिलो कितने लोग हैं और नॉन पुअर लोग कितने हैं, ठीक है। फिर इसी से कैलकुलेट होती है इंडेक्स, डिफरेंस बिटवीन द पुअर्स एक्सपेंडिचर और इनकम एंड द प्री डिटरमाइंड पॉवर्टी लाइन, मतलब कितना गैप है। जैसे कि एक तो वही पॉवर्टी लाइन, क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या प्रॉपर? हाँ ठीक है मैम।
अच्छा वो क्लास से एग्जिट हो गई थी इसलिए मुझे लगा पता नहीं कॉल क्यों आ रहा है। तो इसमें देखो एक क्या होता है, पॉवर्टी लाइन है। सपोज अपन ने देखा कि 2400 किलो कैलोरी, किलो बोल रही हूँ, 2400 कैलोरी पॉवर्टी लाइन है। तो 2400 से बिलो, अब 2400 से बिलो कितना हो सकता है? 2400 से बिलो 2399 भी हो सकता है, 2350 भी हो सकता है, 2200 भी हो सकता है और शायद 100 भी हो सकता है ना, है ना। एक सर्टेन क्राइटेरिया से बिलो, जैसे अपन एक्सपेंडिचर की जो बात करते हैं, जैसे अपन ने माना कि भाई 100 रुपये दिन भर में 100 रुपये से कम जो खर्च करता है वो पुअर है, तो 100 रुपये से कम तो 99 भी है और 1 रुपये भी है और 0 भी है। तो गैप कितना है ना, ये भी एक मेजरमेंट है ना कि आपको किस लेवल तक आपको पॉवर्टी एलिवेशन पे काम करना है। तो द गैप between या difference between that criteria of poverty line and to the lowerest value या least value, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द पुअर्स एक्सपेंडिचर और इनकम एंड द प्री डिटरमाइंड पॉवर्टी लाइन, मतलब एक वो पर्टिकुलर इंसान इंडिविजुअल कितना खर्च कर पा रहा है और आपने पॉवर्टी लाइन के लिए क्या वैल्यू रखी है। तो दैट ह्यूज गैप ऑल्सो will be calculated in the poverty gap index, है ना। इसका जो है वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया ये है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द पॉवर्टी मेजर हेड काउंट रेशियो, कि भाई आपने एक हेड काउंट रेशियो निकाल लिया, आपने बता दिया कि इतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पुअर है या बीपीएल है, लेकिन उसमें भी बीपीएल में भी जो डिफरेंशियल कैटेगरी है कि आपको किस लेवल तक उस एलिवेशन पे या डेप्थ तक आपको जाना है, लिखा हुआ है एग्जैक्टली यही वर्ड। पॉवर्टी गैप इंडेक्स एस्टिमेट्स द डेप्थ ऑफ द पॉवर्टी by considering how far on average the poor are from that poverty line। समझ गए? इस पॉवर्टी लाइन जो आपने डिसाइड की है उसके भी नीचे तक वो पुअर बेचारा कहां तक है, इसको पॉवर्टी गैप इंडेक्स मेजर करती है, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ 3 मार्कर पोटेंशियल क्वेश्चन है, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। क्लियर? अब दो जो मेथड है पॉवर्टी मेजरमेंट के वो पर्टिकुलरली हमारे अलग अलग होते हैं, मतलब कि एक डोमेस्टिकली अलग होगा और एक ग्लोबली अलग होगा, है ना। ये सब कैलकुलेशन वगैरह ये सब कुछ नहीं आएगा अपन को, कभी भी नहीं आएगा, है ना। ये सब बिना काम की चीजें हैं, ठीक है। स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स, इसमें पर्टिकुलरली और जो एक पर्टिकुलर एरिया अगर आ जाता है, मतलब इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ पॉवर्टी फॉर अ गिवन एरिया, तो एरिया के लिए यहाँ पे स्क्वायर्ड वर्ड यूज किया है, लेकिन ये भी अपन को कुछ काम करनी है। अपन को आएगा अब नेक्स्ट जो है ये पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन जो है उसका डेटा जनरली एनएसएसओ कलेक्ट करता है ना। फुल फॉर्म क्या है इसका राधा, एनएसएसओ का? नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, या नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर एक ब्रांच है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, वो इसके डेटा कलेक्ट करके नीति आयोग को देता है, जो पहले प्लानिंग कमीशन करती थी वो अब ये करता है, ठीक है। फिर इसमें मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिटरमाइन किया जाता है ना। और ये भी है इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो भी बीपीएल सेंसस का सर्वे करके हर साल डेटा निकालती है ना। तो इसमें अपन को ये सब फिर वही है पॉवर्टी लाइन, मतलब नेशनल इनकम। पहली बार जो है पॉवर्टी की बात दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसमें अपन ने नेशनल इनकम वाली बात भी देखी थी। तो जब अपने यहाँ कैसे कैलकुलेशन होना स्टार्ट हुआ, मतलब ये पूरी हिस्ट्री है कि 1938 में एक्चुअल में जो डेटा वाइज देखा जाए, है ना, इससे पहले तक बहुत ही वेग सी चीजें थी। 1938 में पहली बार नेशनल प्लानिंग कमेटी जब बनी या उसने बताया कि एक पर्टिकुलरली रेंज बताई कि ₹15 to ₹20 अगर पर कैपिटा पर मंथ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो खर्च करता है, तो वो या बेसिक रिक्वायरमेंट्स में खर्च करता है ना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट, कि भाई इससे नीचे अगर आप हो तो आप बिलो पॉवर्टी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ नहीं पूछेंगे, मेन जो क्वेश्चन अपन को आता है सबसे पहले वो आता है यहां से, डांडे का रथ फॉर्मूला ठीक है। फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वाज डन बाय
दांडेकर रथ फॉर्मूला, ठीक है, बेस्ड ऑन द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो इसका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का जो डेटा था वो उसने जब दिया तो यहाँ से दांडेकर रथ फॉर्मूला, है ना। अब दांडेकर रथ फॉर्मूला है क्या कि ये भी कैलोरी बेस्ड था, है ना, और इन्होंने रूरल और अर्बन एरियाज दोनों के लिए सेम कैलोरीज जो है वो डिटरमाइन की थी। फिर बाद में आई लकड़वाला कमेटी, तो लकड़वाला कमेटी जो है उसने पॉवर्टी लाइन को एक्सप्रेस किया पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिस पे, जिसमें उन्होंने बताया कि पर कैपिटा कंजम्पशन नॉर्म जो है वो आपका ₹49 पर मंथ है रूरल एरियाज में और 56 जो है वो है अर्बन एरियाज में, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट प्राइसेस जो थी उस टाइम पे, जो कमोडिटीज की रेट थी, है ना। एक बास्केट क्रिएट करी, उसमें बेसिक कुछ गुड्स डिटरमाइन किए कि ये बेसिक गुड्स आपके बेसिक नेसेसिटीज में आएंगे, कि ये जो है वो एक इंडिविजुअल को चाहिए ही चाहिए, तो उनके हिसाब से जो मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट की, तो भाई पर मंथ इतना पर कैपिटा कंजम्पशन आया कि 49.09 रूरल एरियाज में और 56.64 जो है वो अर्बन एरियाज में, ठीक है। फिर उसके बाद आई तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी आई 2009 में। बस आपको इनको 3 मार्कर के हिसाब से याद रखना है कि इनके सजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या चेंजेस आए, है ना, एक्सपेंडिचर बेसिस पे, कैलोरी बेसिस पे, ये सब। तो जब कैलकुलेशन डेटा का हुआ भी अलग अलग ईयर्स में, ये लिखा भी हुआ है, लकड़वाला कमेटी के अकॉर्डिंग बीपीएल पॉपुलेशन अर्बन और रूरल एरियाज में और टोटल, और वहीं तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग ये रेशियो जो है वो तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ गया था, है ना, ठीक है। अब इनको अगर आप 3 मार्कर के हिसाब से भी लिखोगे, मैं लिख के दूंगी ये, है ना, सारी। इसमें ईयर का आपको याद रखना है, ये पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया का यही वाला जो इसमें मैं बोल रही थी, इसमें नहीं है शायद, वर्ल्ड बैंक वाली डेफिनेशन, एक इसका दूसरा भी वो है आर्टिकल, ठीक है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले जो 1979 में, मतलब दांडेकर रथ फॉर्मूला के बाद जो पर्टिकुलर एक कमेटी आई थी, ये 1971 में, फिर एक अलग कमेटी आई थी, अलग कमेटी ने मेनली वाई के अलग जो इसके चेयरमैन थे, उनने सजेशन दिया था कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी आपको जो है वो एक्सपेंडिचर में रखना चाहिए, है ना, जो बास्केट है अपनी उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना चाहिए। फिर लकड़वाला कमेटी, लकड़वाला कमेटी के बाद आई तेंदुलकर कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर के हिसाब से क्योंकि इसमें जो प्रीवियस मेथड्स थे उन सबकी शॉर्टकमिंग्स को इन्होंने फुलफिल किया था, और ये नई क्राइटेरियाज लेके आए कि भाई आप ऐसा नहीं है कि एनएसएसओ के 5 ईयर डेटा पे रिलाई कर सकते हो, बिकॉज द प्राइसेस फॉर इन्फ्लेशन, और जो हम 1990s के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू जा रहे थे, तो हमारे पर ईयर इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, मतलब अब इन्फ्लेशन आएगा, चीजें महंगी होंगी और आप एक्सपेंडिचर डेटा यही रखोगे तो ये रियल एस्टिमेशन नहीं कर पाएगा। तो जब इनने इन्फ्लेशन रेट के साथ एडजस्टमेंट्स किए, इसीलिए यहाँ पे हमने देखा कि जो डेटा था वो इनके में, या पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो तुरंत बहुत ज्यादा राइज कर गया था डेटा वाइज, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी काफी सारी रिकमेंडेशंस हैं, ये आप देखोगे तो ये कैलोरी कंजम्पशन से उन्होंने बोला कि भाई हमें अभी जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, सिर्फ नेसेसरी कैलोरीज जरूरी नहीं है, बट जो आइटम्स हैं जो अदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आएगा, जैसे क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंडिचर, ये जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर हेल्थ, ठीक है। तो ये सब भी इन्होंने इंक्लूड करने की बात की, और फिर तुरंत इन्होंने पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया, देखो सीधे 446 और 578, है ना। प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट्स के बेसिस पे ये प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर लेके आए कि भाई आपको तुरंत जो है वो फ्लक्चुएटेड मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नेसेसिटी वाले जो आइटम्स हैं उनमें आपको इनको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। और एक ये टर्म आया, इसको मैं अभी समझा रही हूँ, क्लास एंड होने वाली है, रिज्वाइन कर लो, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड,